आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जैव विविधता से रिलेटेड कुछ टॉपिक। और आप लोग इसको पढ़िए। और जो मैं पीडीएफ और जितना भी मैटर भेज रहा हूँ आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो रही है तो आप उससे हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम कार्बनिक के लिए अतिरिक्त मूल्यांकन करने की कृषि प्रक्रिया, प्रोसीजर इन द इवैल्यूएटिंग एडिशनल इनपुट टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें देखिए कि कार्बनिक के लिए अतिरिक्त मूल्यांकन की कृषि प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। जैसे जैसे कि हमने आपको अगले पीडीएफ में मॉडर्न के बारे में बताया था, उसी से रह गया, आज जैव विविधता से रिलेटेड है। इसमें देखिए भारत ने कई क्रांतियों का अनुभव किया। जैसा कि भारत में बहुत सारी क्रांतियाँ आई, आप लोगों को मैंने बताया भी, इससे पहले नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बताया था। जैसे हरे, पीले, नीले, सफ़ेद और भूरे भूरी। लेकिन सबसे उल्लेखनीय जो क्रांति थी हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन देखिए, जैसे पहले मैंने बताया था, इसके ग्रीन रिवोल्यूशन के वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ग्रीन हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। यह क्रांति या अनुमान लगाकर सफल हुआ था कि इसमें राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना दिया था। इसमें क्या है कि जब हरित क्रांति को लागू किया था तो एक मतलब फार्मर्स क्या था, आत्मनिर्भर हो गया था कि लोगों को एक नई क्रांति, हरित क्रांति के अकॉर्डिंग में क्या है थी, किसान को नई जानकारी मिलना, अधिक मतलब केमिकल्स का यूजेस नहीं करना। ठीक है, ये सारे गौरवशाली महिमा उच्च उपज वाली किस्म के उपयोग के आधार पर रासायनिक की भारी खुराक थी। और इसमें क्या थी कि उर्वरकों, कीटनाशकों और भारी कृषि यंत्रीकरण के कारण अभूतपूर्व हुआ हमारे प्राकृतिक संसाधन आधार पर दबाव। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जैसा कि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग में कि पहले क्या था, किसान मतलब अधिक जैविक चीज़ों का प्रयोग करता था और फार्मर्स को अधिक जानकारी नहीं थी, तो वो लोग क्या था, रासायनिक केमिकलों का कम ही वो यूजेस करते थे। ठीक है, और उस समय जो मेन लोगों का आधार था नेचुरल चीज़ों पे फार्मर अधिक अपडेट रहता था कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधनों पर ये अधिक डिपेंड रहता था कि प्राकृतिक संसाधन के ही अकॉर्डिंग वो अपना समस्त वर्क किया करता था। ठीक है, और इसमें देखिए हरित क्रांति, प्रारंभिक चरणों में हरित क्रांति होती थी। मुख्य रूप से 2 फसलें थी और उस समय क्या था कि किसान को मुख्य 2 ही फसलों का पर्पस अधिक होता था, जैसे वीट है और राइस, यानी गेहूं और चावल के उत्पादन में उनको अधिक वृद्धि मिलती थी। इसके लागत का भुगतान किया। अन्य फसलों के विनाश के संदर्भ में भी काफ़ी चर्चाएं की गई। ठीक, देखिए जो मेन किसान का जो पर्पस था, जैसा कि मैंने अब बहुत सारी फसलें पढ़ाया है, लेकिन अगर सीरियल क्रॉप्स की बात करते हैं तो गेहूं और चावल ग्रीन रिवोल्यूशन में मुख्य ज़्यादातर अधिकतर जो मतलब 2 फसलों को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या है जी, हमारी और भी फसलें रहती थी, जैसे कि ये बाजरा है, बाजरा ये हमारा फॉडर क्रॉप्स है। तिलहन की भी बहुत सारी जैसे दाल वाली फसलें भी थी अधिक शामिल। इनमें क्या है, जैसे कीमती जल संसाधन भी साथ में, इनके उपजाऊ मिट्टी को मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से वो इनका काम रहता था। भारी रासायनिक मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को खराब कर दिया था। और देखिए इसमें क्या था, जब ग्रीन रेगुलेशन सिस्टम्स को फॉलो किया या जब ग्रीन रेगुलेशन सिस्टम्स के पहले की गतिविधियां जो थी तो नेचुरल तरीके से जो सिस्टम्स अपनाए जाते थे, किसान उन्हीं के अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करता था। ठीक है, इसी पे वो किसान अपने समस्त गतिविधियों के वर्क किया करता था। और इसमें देखिए पर्यावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट सिस्टम था, पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याओं की खेती के तरीकों में बदल रहा था। और क्या है, जिस तरीके से लोगों को जागरूक हो गई एग्रीकल्चर की, काफ़ी मतलब सरकार द्वारा बेनिफिट इनको लाभ मिला, किसानों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया गया, इससे इनसे इनका धीरे धीरे करके प्रोसेस दिन प्रतिदिन बदलता गया। ऑन ऑफ फार्म ग्रीन बायोमास जो पारंपरिक कृषि के तरीके को बदल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप खेती से मवेशियों के गायब होने की जैव विविधता को कम कर दिया गया। जैसे देखिए मवेशियों का यहाँ पर पर्पस दिया गया, जैसे जो जंगली हमारे जितने भी जीव जंतु जानवर एनिमल्स होते थे
वो हमारे लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते थे। उसमें क्या है कि कुछ जैसे कि फायदेमंद की बात यहाँ पे करते हैं कि जैसे उनसे निकला हुआ वीट या जो भी उनके मर जाने के बाद हड्डियों का चूरा बनता था, जो जैविक हम लोग उनको खाद के पर्पज से तैयार करते थे। और ये क्या है, किसान को नुकसान भी पहुंचाते थे। मवेशियों द्वारा किसान की क्रॉप्स को, जो फॉरेस्ट की इलाका था हमारा, जंगल किनारे की जो किसानों की एरिया हुआ करती थी, उसमें क्या है उनको नुकसान भी हुआ करता था। तो देखिए, जैव विविधता को कम करने, जैविक उत्पादकता को कम करने, पोषक तत्वों को पुनःचक्रण को कम करने और इस तरह के आर्थिक परिस्थिति दोनों के लिए अविश्वास संकट पैदा हो रहा था। देखिए, तो हरित क्रांति के बाद जो जैव विविधता सिस्टम से, या हरित क्रांति में जो जैव विविधता का मतलब बताया गया सिस्टम है, उसमें मवेशियों के बारे में जो यानी कि धीरे धीरे क्या है, लोग रासायनिक केमिकलों का प्रयोग करने लगे। इसमें क्या कि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं, लोग मतलब और सारे एनिमल्स भी इसमें प्रभावित होने लगे। ठीक है, ये संकट हमारे यहाँ इंडिया में पूरा बढ़ता चला गया। ठीक है, और देखिए इसको आप लोग डिफाइन भी कर दिया मैंने इंग्लिश और हिंदी में, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल्स इनपुट एंड यूनिसेसरी हैजर्डस, रासायनिक आदानों और आवश्यकताओं का खतरा। देखिए, जो वर्तमान में हालांकि दुनिया अपनी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करती है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो लोग अपना मतलब खाने के लिए जितनी भी फसलें उगा रहे हैं, लेकिन अब भूख को घरेलू स्तर पर पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं कर पा रहे हैं। और जो देखिए, अब जो फर्स्ट मतलब इससे पहले क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जब किसान खेती करता था तो सिर्फ एक अपने भूख के अकॉर्डिंग, यानी कि सिर्फ खाने के पर्पज से किया जाता था। और लेकिन अब भूख को घरेलू स्तर पर पर्याप्त रूप से संबोधित ना करके वो एक बिजनेस तरीके से, यानी कि उससे क्या है, बहुत सारे औद्योगिक धंधे भी उसी से रिलेटेड काम करना चालू कर दिया। अपर्याप्त खाद्य उत्पादन, लेकिन यह भुगतान करने के अधिकार के ऋण के या तो साधन की कमी है, या समाज में कमजोर वर्गों का उचित भोजन, भूमि, पानी, प्राकृतिक संसाधनों के लिए हरित क्रांति के लिए शुरुआती दौर में प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करके लापरवाह शोषण को प्रेरित किया है। देखिए, जो मैंने यहाँ पर कहने का पर्पज ये है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन सिस्टम्स में के अकॉर्डिंग जो वह प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो कृषि प्रणाली अपनाई जा रही है, इसमें क्या है कि दुनिया की आधी आबादी या दुनिया की अधिक आबादी एक मतलब अनाज या कोई भी क्रॉप्स को एक अपने डिपेंडिंग पर्पज से ना उगा करके एक बिजनेस तरीके से करती है। इसमें क्या है कि घरेलू उत्पादन, जैसे मैंने बताया कि इसमें अपर्याप्त खाद्य उत्पादन लेकिन भुगतान करने के अधिकतर ऋण, ठीक, ये साधन में बहुत आज भी काफी क्षेत्रों में इसकी अधिक कमी पाई जाती है। ये समाज को क्या है, कमजोर वर्गों में लाता है। लोग सिर्फ भोजन, भूमि और पानी, प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो हमारे नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें में जो हम इसका यूजेस कर पा रहे हैं, नेचुरल चीजों को सिर्फ हम खाने के पर्पज से ही करते हैं, जबकि हमको ये किसान को बहुत सारे इनके काम में इनको लाना चाहिए और ये इनके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, और ध्यान केंद्रित करके प्रेरित किया, जिससे कि मोनोकल्चर से झूठी उपज प्राप्ति की भविष्यवाणी और पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय लागतों को कम किया गया। और इसमें देखिए जो बताया गया है कि मोनोकल्चर से झूठी, देखिए मोनोकल्चर से रिलेटेड जितनी भी पारिस्थितिकी पर्यावरण को मतलब रिलेटेड जितनी भी हमारी जलीय सिस्टम्स हैं, मतलब जलीय कीड़े होते थे या जल से रिलेटेड जो भी हमारे जैसे मत्स्य पालन करना, राइस की नई नई वैरायटियाँ उगाना, ये सारे सिस्टम्स हुआ करते थे। अब क्या है, लोग इस तरीके के सिस्टम्स को कम कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अधिकतर जैविक सिस्टमों का यूजेस किया जाता था। इसमें क्या था उनको अधिक मतलब उपज भी अच्छी तरीके से मिलती थी और क्रॉप्स के साथ साथ में इनको अधिक मतलब पैसा भी प्राप्त होता था। हम मत्स्य पालन भी कर लेते थे, जैसे राइस के साथ में मत्स्य पालन करना। इसमें क्या था, रासायनिक उर्वरकों और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, सिंचाई की उच्च उपज वाली किस्मों एक संयोजन हुआ। ठीक, देखिए जैसा कि लोग जब अधिकतर किसान क्या है, जितना ज़्यादा किसान जागरूक होता गया, तो जागरूक होने का पर्पज़ ये नहीं है कि वो क्या है अधिकतर केमिकलों का यूज़ करने लगा। ठीक, अधिकतर केमिकलों का यूज़ करने लगा और सिंचाई के अधिक नए नए संसाधन उपयोग करने लगा, जिसकी अत्यधिक कीमत थी। आज भी देखिए हमने बताया है कि जितने भी हमारे इरिगेशन सिस्टम्स आ रहे हैं या जितने भी इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो पहले के अकॉर्डिंग क्या है, काफ़ी महंगे हैं।
पहले क्या था, लोग मतलब नहर तालाबों से इरिगेशन सिस्टम्स अपनाता था, ढकुली, बहुत सारे जो हमारे वर्तमान समय के अकॉर्डिंग जो पीछे बहुत मतलब इनमें से सिंचाई के संसाधन वो हो गए थे। ठीक है, अब आ जाइए आप इसमें अगली हेडिंग है आपकी हरित क्रांति और जेनेटिक इंजीनियरिंग से कृषि जैव विविधता को खतरा। ठीक, देखिए तो इस यहाँ पे जो इनका खतरा बताया गया है हरित क्रांति और जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए हरित क्रांति तो मैंने बताया ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया गया है कि चाहे कोई वैरायटी हो, चाहे एनिमल हो, चाहे क्रॉप्स हो। ठीक है, अगर हम हरित क्रांति के अकॉर्डिंग जाए, जैसे कोई भी फसल अगर हम अच्छी उगा रहे हैं तो हमको क्या है, उसकी जो नई वैरायटी तैयार होगी या नया पौधा तैयार होगा एक अच्छी तरीके। इंजीनियरिंग का पर्पस बताया गया कि ये हम अपने अकॉर्डिंग उसको उनमें संशोधन करना। ठीक है, तो इसमें देखिए मानव में जैव विविधता के क्षय, वातावरण में अनेक कारणों में प्रमुख प्रवाह, औद्योगिक हरित क्रांति तेजी से विस्तार हुआ। ठीक है, और पशुपालन, उत्पादन आदि अनेक औद्योगिक धंधे, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर। ठीक, एक्वाकल्चर जलीय कुछ फसलें एक फसली रूप में पैदा की जाती थी। देखिए जो मतलब हमारी वर्तमान समय के अकॉर्डिंग जो हमारी पहले की भूतपूर्व खेती की जाती थी उसमें काफ़ी मतलब सुधार हो गया है। ये सारे सिस्टम्स इसमें बताए गए हैं। तथा कुछ मछली एवं जलीय प्रजातियों का संवर्धन किया जाना चाहिए। प्रणाली और विपणन और जीवों की औद्योगिक पेटेंट को वैज्ञानिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया, जिससे क्या है उत्पादन समान विविधता के क्षय को भारतीय कृषि की मतलब दीर्घकालिकता स्थिरता के लिए अनेक तरह के संकट भी पैदा किए। इसमें क्या है, देखिए जितनी ज़्यादा हम जैव विविधता भारत में मतलब ज़्यादा बढ़ाया गया, लोगों को हरित क्रांति के आज भी हरित क्रांति से रिलेटेड जितनी भी सारी सिस्टम्स को बताया गया, लोग उतना जागरूक होते गए। और लोग क्या है किसान को औद्योगिक धंधे से रिलेटेड उनको नई नई जानकारियाँ भी दी गई। देखिए जो मैंने इसमें आपको बता दिया है कि जो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं और इंसेक्ट एनिमल्स हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट से आज के प्रेजेंट टाइम में कितना मतलब जैव विविधता में कितना इनका योगदान रहता है या कितना ज़्यादा इनका डिसएडवांटेज रहता है, ये सारा सिस्टम इसी में। अब आ जाइए, देखिए इसमें मैंने पूरा अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन कर दिया है। आप लोग इस टॉपिक को पढ़िएगा। इस क्षय के उस आनुवांशिक आधार को कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, देखिए बहुत सारे जैसे हमारे जीव जंतु भी ये जैव विविधता के अकॉर्डिंग ही जब हमारा एनवायरनमेंट दूषित हुआ तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे जितने भी फॉरेस्ट एनिमल हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे वैज्ञानिकों को फसलों और पशुओं के सतत सुधार के लिए 90% अधिक फसलों की उपज आज खेतों को लुप्त हो गई चुकी है। देखिए तो इसमें क्या है कि आज कहने का मतलब है कि 90% अधिक फसलों की किस्में आज खेतों से लुप्त हो गई। देखिए जो हमारे कहने का मतलब यहाँ पे कि चाहे एनिमल्स हो चाहे क्रॉप्स हो, आज के प्रेजेंट टाइम में 90% वैरायटियाँ इनकी या 90% प्रजातियाँ इनकी लुप्त हो गई हैं। इससे बहुत जैसे क्या है कि चाहे आप बर्ड में रख लीजिए, चाहे एनिमल में रख लीजिए, चाहे किसी क्रॉप्स में रख लीजिए। क्रॉप्स में भी बहुत सारी वैरायटियाँ, जो वैरायटियाँ पहले क्या था कि जिसमें जैविक सिस्टम अपनाया जाता था वो अच्छी तरीके से की जाती थी। अब क्या है प्रेजेंट टाइम में जो नई वैरायटी लॉन्च होकर के आ रही हैं उसमें हमको अधिक केमिकल्स का यूजेस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए जंगली प्रकार के आनुवांशिक भागों से विकसित किए गए और कुछ वर्षों में इन पर बीमारी आक्रमण करती गई। उस प्रकार स्थिति में यह आवश्यक हो गया कि इसमें ताज़ा जैविक पदार्थ डाला जाए। देखिए तो इन सारी समस्याओं को निदान करने के लिए जो एक मुख्य पर्पस हमारी जो नया सिस्टम्स निकाला गया उसमें ये बताया कि हम जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक सिस्टम्स अपनाएंगे तो हमारी प्रणाली पुनः दोबारा उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे कि पहले की जाती थी वो उसी सिस्टम्स को फिर से दोबारा फॉलो किया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा नए नए कदमों से किसानों को अधिक प्रेरित कर रही है जैविक खेती की तरफ। ठीक है, जैविक खेती की तरफ। और इसमें मैंने ये टॉपिक बाय टॉपिक लिख दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई समस्या रहे तो पूछ लेना। देखिए जैसे दिया हुआ है कि कृषि को
व्यापारीकरण के कृषक को औद्योगिक संचालित बाजार सरकार पर अधिक निर्भर बना दिया गया। देखिए जो मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग अब किसान क्या है, जैसे किसी भी अगर वेजिटेबल है, सीरियल है, उन्हीं के अकॉर्डिंग किसान क्या है फसलें उगा रहा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी ज़्यादा उनको बताया जाता है वही सिस्टम्स अपना रहा है। ठीक, ये सारे जितने भी अनुदान हैं बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा भी इनके लाभ दिए जाते हैं। यही चीज़ें सब इसके बारे में बताया गया है। बाजार से प्राप्त होती है जैसे बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, ऋण का मतलब जो हम लोग किसान को केसीसी वगैरह लोन्स दिए जाते हैं बैंक से रिलेटेड, ज़मीन पे किसान को लोन लेना, फसल ऋण बीमा, ये सारे जितने भी लोन्स होते हैं को बताया गया। और ये मैंने जैव विविधता का डायग्राम भी देख लीजिए, बता दिया है कि जैव विविधता का आज कई घरेलू जीवों लगभग आधी प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। ठीक, ये मैंने 6 पॉइंट आपको बताया है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक स्टूडेंट, और इसको देखिए टॉपिक बाय टॉपिक मैंने दोनों इंग्लिश और हिंदी में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, 6 पॉइंट हैं और इनको आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।